नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त करण सानी। स्वागत है आपका हमारे चैनल अनप्रोफेशनल में। और मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूं क्योंकि कई समय से हम कंटेंट डाल नहीं रहे थे क्योंकि अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस की वजह से। अब मैं फिर से वापस आया हूं, थैंक्स टू चेतन जिसने मोटिवेशन दिया, एंड थैंक्स टू वन ऑफ माई फ्रेंड जिन्होंने मेरे को तरोड़ मरोड़ के वापस बिठा दिया इस चेयर पे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आज के एपिसोड की। बचपन में हम खेलते हैं क्रिकेट, वॉलीबॉल, सॉकर, बहुत कुछ खेलते हैं। हमें चोट लगती है, ठीक हो जाती है। और फिर हम बड़े होते हैं, टीनेज में जाते हैं, खेलते हैं, लगती है, अपने आप को ट्रीट करते हैं कैसे-तैसे, तो रोड़-मरोड़ के ठीक हो जाते हैं। पर हम जैसे-जैसे बड़े होते हैं, हमें समझ नहीं आता हमारे को इंजरीज़ क्यों हो रही हैं। हम फिट भी होते हैं, फिर भी हम सोचते हैं यार मैं एक्सरसाइज़ कर रहा हूँ, सुपर फिट हूँ, हर तरीके से तो मैं फिट हूँ, फिर भी मेरे दर्द क्यों हो रहा है शरीर में? इन सारे दर्दों का, सारे तरीकों का सवाल आज मेरे एक बहुत अच्छे गेस्ट हमें बताएँगे और वो इंट्रोड्यूस भी खुद को अपने आप करेंगे। चलिए चलते हैं गेस्ट के पास। सर। हेलो, मेरा नाम है डॉक्टर वसीम। मैं एक कैरोप्रैक्टर हूँ और मैं दिल्ली का ही बॉर्न एंड बॉट अप हूँ। और मैंने अपनी एजुकेशन, जो फर्दर एजुकेशन है, वो मलेशिया से ली है। और वहाँ पे ही मैंने एज ए कैरोप्रैक्टर का अपना इंटरनेशनल कोर्स किया। फिर मैंने वहाँ पे अपनी जर्नी करी। फिर 1-2 साल मैंने लंदन में वर्क किया। सो एज ए कैरोप्रैक्टर मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। अब इंडिया में मैं अच्छे से काम कर रहा हूँ। मुझे इंडिया में ऑलमोस्ट 8 साल हो गए हैं काम करते हुए। और एटलीस्ट थाउजेंड ऑफ पेशेंट मैं देख चुका हूँ और कईयों की हड्डियों को क्रैक करके उन्हें फिट कर चुका हूँ। और कईयों के स्पाइन में कोई इश्यूज़ थे, नेक में कोई प्रॉब्लम थी, मैं सब कुछ मैंने काफ़ी बेटर किया है। थैंक यू सर फॉर द लवली इंट्रोडक्शन। तो चलिए अब मैं ये बताता हूँ कि मैं सर को कैसे मिला था। मैं खुद भी एक एथलीट रह चुका हूँ, एरियल आर्टिस्ट रह चुका हूँ और मुझे मल्टीपल इंजरीज़ हुई थी। कई बार तो मेरे बैक में इतनी प्रॉब्लम हुई थी कि मुझे मैं चल नहीं पाता था ढंग से। मेरे बैक में, कुछ लोअर बैक में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी। फिर मेरे को ख़्याल आया कि मैं क्यों ना एक कायरोप्रैक्टर के पास जाऊँ और देखूँ। मैंने गूगल पे सर्च करा, बहुत सारी जगहों पे इधर-उधर देखा। मैं इससे पहले कई 4-5 डॉक्टर के पास भी गया। सो हाल-फिलहाल में मैं कुछ महीनों से गुड़गाँव रह रहा था। सो मेरे को दोबारा से दिमाग में आया, मेरे लोअर बैक में फिर से वही इश्यू आया है। सो आई वाज़ नॉट रेक्टिफाइड बाय द राइट डॉक्टर्स। आई डोंट वांट टू नेम देम, बट आई इवेंचुअली सर्च्ड ऑन गूगल एंड फिर मैं मिलता हूँ डॉक्टर वसीम से। सर ने मेरी लोअर बैक तो ठीक करी ही करी, बट साथ में एक मोटिवेशन दी, मुझे फिर से मेरा एक करियर पैशन दोबारा शुरू करने के लिए। तो मैं थैंक यू बोलता हूँ आपको कि मेरे स्पाइन के साथ-साथ मेरी ब्रेन अलाइनमेंट करने के लिए। या थैंक यू सो मच एंड यस। तो चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं और आपकी पास्ट हिस्ट्री के बारे में पूछता हूँ मैं। सर आपकी पास्ट लाइफ क्या है? मतलब आप कहाँ से, आपने जैसे बता दिया दिल्ली से एजुकेशन है, ये सारी चीज़ें आपने दिल्ली से करी हैं, आपने सब करा है बाहर से। बट आप कायरोप्रैक्टर की जर्नी में एंटर कैसे हुए? कैरोप्रैक्टर की जर्नी में मैं ऐसे एंटर हुआ कि वन ऑफ माय जो फ्रेंड थे, वो यूएस गए थे अपने 2 फैमिली फ्रेंड्स के वहाँ। सो उनको कुछ लोअर बैक में इश्यू हुआ। सो वो कैरोप्रैक्टर के पास गए और उनको किसी ने रिकमेंड करा कि यार एक काम करो, आप ना एक कैरोप्रैक्टर से सेशन लो अगर आपके लोअर बैक में। वो कैरोप्रैक्टर के पास गया, उसने उसकी कमर को ऐसे एनालाइज़ किया और फिर क्रैक किया। और भाई वो जितना उसको पेन था वो एकदम से खड़ा हो गया। वो कह रहा है ये तो कमाल की चीज़ है, यही तो सीखने वाली चीज़ है। उसने मुझे फ़ोन किया कि भाई ऐसी-ऐसी बात है और कोर्स की डिटेल्स निकालते हैं और चलते हैं। फिर उसने कहीं मलेशिया में कोई निकाला और फिर मैंने बैग पैक करा और मेरे एक दो दोस्तों ने, हमने कहा कि ये कैरोप्रैक्टर ही आने वाले टाइम में इंडिया में हिट होगा और स्पाइन को क्योर करने के लिए सबसे बड़ा मैजिकल पावर यही है, कैरोप्रैक्टर। सो हमने कैरोप्रैक्टर का कोर्स डिसाइड किया। अरे वाह! सो मतलब आपने फ्यूचर प्रेडिक्ट कर लिया था कि भाई मेरे को ये करना ही करना है। बिल्कुल। तो क्योंकि क्योंकि आने वाले, देखो आप ये चीज़ें देखो ना कि होता क्या है। आने वाला जो टाइम है ये मोस्टली लोग सिटिंग जॉब कर रहे हैं और स्ट्रेसफुल लाइफ है। स्ट्रेसफुल लाइफ में क्या है, आप बैठे हो, आपकी बैक में प्रॉब्लम हो रही है, नेक में प्रॉब्लम हो रही है। ये चीज़ हमने पहले भी एनालाइज़ करी थी पर इसका कोई प्रॉपर क्योर नहीं है। मतलब लोग मेडिसिन खा रहे हैं या एक्सरसाइज से इसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, पर किसी को स्पाइन के अलाइनमेंट के बारे में नहीं पता या नर्व को कैसे एनालाइज करते हैं ये किसी को नहीं पता। सो इसके लिए आपको एक एडवांस कोर्स चाहिए था और वो मेरे दोस्त ने एक आइडिया दिया और मेरे को वो क्लिक कर गया और वो एडवांस कोर्स आज हिट कर रहा है। बहुत ही बढ़िया आपने मेरे को पूरा डिटेल बताया।
अच्छा, आप मेरे को ये बताओ कि एक्चुअल में कायरोप्रैक्टर का मतलब क्या है? देखो कायरोप्रैक्टर बेसिकली क्या करता है कि आपकी स्पाइन पे फोकस करता है, और स्पाइन में क्या होता है कि स्पाइन के अंदर अलाइनमेंट का इशू होता है। स्पाइन ओवर यूज़ के वजह से उसमें मिस अलाइनमेंट हो जाती है, और जो नर्व का फ्लो है वो कमज़ोर हो जाता है मिस अलाइनमेंट के। तो कायरोप्रैक्टर बेसिकली अलाइन करता है और नर्व और ब्रेन के कम्युनिकेशन को क्लियर करता है। सो जो ब्रेन की इंफॉर्मेशन आ रही है नर्व के थ्रू आपके स्पाइन में, वो उसको अलाइन करता है। सो बॉडी की अलाइनमेंट के वजह से आपका पेन, स्टिफनेस और आपके ऑर्गन्स पे जो इफ़ेक्ट आ रहा है वो सब कुछ ठीक होता है। सो अलाइन योर स्पाइन एंड बेटर लाइफ। बेटर लाइफ, ओके। इसके एक्चुअल बेनिफिट्स, जैसे एक टीन एज को, एक 30s की एज के बंदे को, एक 40s की एज के बंदे को और एक 60s के एज के बंदे को कैसे कैसे बेनिफिट देंगे एज वाइज? अगर आप टीनेज की बात करें तो टीनेज में जो जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं, लाइक एथलीट्स होते हैं या गेम्स खेलते हैं, या आज की डेट में देखो तो टीनेज का तो बुरा हाल है, वो कंप्यूटर पे ही बैठे रहते हैं और गेम्स खेलते रहते हैं। तो बैक की तो बैंड बजी पड़ी है। सो बैक के लिए हम उनके लिए अगर वो अलाइनमेंट्स कराएंगे, सो उनके जो बैक में स्टिफनेस आ रही है, और बैक की स्टिफनेस की वजह से कई बार क्या होता है कि हाइट भी रुकती है। अच्छा। सो आप अगर उसको प्रॉपर अलाइन कराएँगे तो यू कैन इंक्रीज़ योर हाइट। अगर आपकी एज 16 के अराउंड या 15 के अराउंड है और आप बहुत ज़्यादा कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे बैठे हुए हैं, तो आप अगर कैरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट करेंगे तो आप हाइट भी इंक्रीज़ कर सकते हैं, बैक की स्टिफनेस खत्म कर सकते हैं। इन फ्यूचर में आप अपनी आप बैक को बचा सकते हैं। अब बात करें मिड एज की, लाइक 30s के अराउंड की, 30s में आप खुद देखोगे चाहे वो वुमेन्स हो गई या मेंस हो गए। अब मेंस की बात करें तो वो स्ट्रेसफुल लाइफ है। हाँ, पूरे दिन काम कर रहे हैं। आईटी इंडस्ट्री को ले लो, आईटी इंडस्ट्री को उठा लो, या आप डेली के जो रूटीन में जो काम करते हैं, या बाइक चलाने वाले या कार चलाने वाले, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, ये है वो है, इसमें आपकी स्पाइन की बैंड बजी पड़ी है। सो आप अपनी स्पाइन को इस अलाइन करा के आप इन प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हो। आपकी पेन स्टिफनेस चली जाएगी। आपको नर्व की जो इश्यू हो रही है, जो आपकी नर्व कंप्रेस हो जाती है या दबी होती है, या बैक में कोई पेन आ रही है या नेक में कोई पेन आ रही है, जनरल स्टिफनेस रहती है, तो ये सब चीज़ें उससे ठीक हो जाती है। और 40s की बात करें तो 40s के अंदर आपको तो वैसे भी बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि स्पाइन के अंदर डीजनरेशन चेंजेस आ जाते हैं। स्पाइन की डिस्क खराब होने लगती है, क्योंकि आप बचपन से और उस उम्र तक आपने स्पाइन का बहुत यूज़ किया है, तो वो एक डिस्क बन उसके अंदर एक डिस्क होती है जो एक एज के बाद घिसने लगती है, और जितनी वो कमज़ोर होगी उतनी आपकी जो बोन्स है वो वीक होने लगेंगी, स्पाइन के जॉइंट्स जो वीक होने, और उनके अंदर से जो नसें जाती हैं, पैराफेरल जो ऑटोनोमस सिस्टम है वो वीक हो जाता है। तो जितना वीक आपकी नर्व्स होंगी, आपके बॉडी के ऑर्गन्स उतने ही इनएफिशिएंट हो जाएंगे काम करने के लिए। जैसे लोग कहते हैं मेरे को एसिडिटी बन रही है या मेरे को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो रही है, वो ऐसे नहीं बनती है। आपके नर्व्स कहीं न कहीं वीक हो रहे हैं, जो आपके ब्रेन से और इंटेस्टाइन के आने के बीच की जो कम्युनिकेशन है वो ब्रेक हो गई है। सो कायरोप्रैक्टर उस कम्युनिकेशन बैरियर को तोड़ता है, और फिर हेल्दी लाइफ जीते हो। और मतलब क्या टेक्निक्स होती हैं इसके पीछे? जैसे कई बार हमारा मिथ होता है ना कि भाई, जैसे मैं हूँ, जैसे स्टार्टिंग में मैं सोचता था यार एक गर्दन अगर ये ऐसे ऐसे करेंगे तो भाई मेरे को नहीं जाना। कई बंदे सोचते हैं भाई बैक कर दे, स्पाइन तोड़ दी तो भाई मेरे को नहीं जाना। कई बंदे सोचते हैं कि भाई कईयों के दर्द होता है उठने में, जैसे फॉर एग्जांपल मैं उठूं तो मेरे बैक की लोअर बैक में पेन होता है, ठीक है, पर कई बंदे हेजिडेंट होते हैं, एंड आई एम श्योर जो भी मेरे को देख रहे हैं वो सब रिलेट कर पा रहे होंगे, बिल्कुल, ये सारे इश्यूज होते होंगे। तो वो मतलब एक मिथ है कि या एक भाई जो हम सोचते हैं कि भाई क्रैक करने से किसी इंजरी हो जाएगी या कुछ हो जाएगा, जैसे कुछ होता है ऐसा एक्चुअल में कि ऐसे मिथ ही रह गया है एक? करण जी सवाल तो बहुत अच्छा है आपका, और ये मिथ ही है, ठीक है? अब इस कहानी को ज़रा मैं विस्तार में बताओ। विस्तार में समझाऊँगा आपको। देखो होता क्या है कि बॉडी में 2 तरह के पैटर्न होते हैं, एक होता है फिज़ियोलॉजिकल, एक होता है एनाटॉमिकल। देखो अभी जो मैं मूवमेंट कर रहा हूँ, सपोज़ मैंने नेक को ऐसे घुमाया या ऐसे घुमाया, ये मेरा एनाटॉमिकली, मैं एनाटॉमिकली बिल्कुल फिट हूँ। मतलब अगर मेरी रेंज पूरी जा रही है तो मेरा एनाटॉमिक बिल्कुल फिट है, मतलब मेरी रेंज, जो मेरी गर्दन की रेंज है वो बिल्कुल ठीक है। अब आता फिज़ियोलॉजिकल बैरर, जिस वजह किसी कारण मैं प्रॉब्लम में हूँ, या किसी वजह से मैं, सो हम ये चेक कर रहे हैं। अब फिजियोलॉजिकल बैर अगर आपकी नेक यहाँ पे रुकती है, यानी कि आपकी रेंज ऑफ मोशन आपकी नेक की कम है। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपकी रेंज ऑफ मोशन कम है, आपकी मसल को जितनी रेंज लेनी चाहिए वो नहीं ले रहा, तो यानी कि स्पाइन कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में है, तभी तो वो रेंज बढ़ रुक रही है, यानी आपकी मसल शॉर्ट हो गई है। यानी उसकी रेंज अगर नहीं होगी तो वो जॉइंट को स्टिफ करेगा। दैट्स द रीजन ऑफ सर्वाइकल एंड ऑल दीज थिंग्स, नेक पेन, ऑल दी।
बिकॉज ऑफ मसल शॉर्ट। सो वो उसमें छोटे छोटे माइक्रो टीयर्स हो जाते हैं जो आपको पेन के जरिए कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर वो पूरी नेक को जैम कर देते हैं। तो हम उसको चेक करते हैं आपका फिजियोलॉजिकल बैरियर क्या है। सो ऐसा नहीं है कि अगर कोई क्रैक ऐसे नहीं कर रहे कि हम आप आए और आपकी गर्दन को कड़ाका बजा दिया, ऐसे कोई क्रैक नहीं होता। हम एनाटॉमिकली पूरा चेक करते हैं और आपका बैरिगेटिंग चेक करते हैं कि आपकी रेंज कितनी है, आपकी रेंज क्या ले रही है वो मसल। अगर उसकी रेंज ओके है तो हमें कोई क्रैक करने की ज़रूरत नहीं है। वो क्रैकिंग साउंड जो आप आवाज़ सुनते हो, वो एक नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, उसके अंदर एक नाइट्रोजन एक गैस होती है, वो गैस पॉपअप होती है, वो फट करके बोलती है तो वो क्रैक है। पर वो क्रैक नहीं करते हम वो क्रैक करते हैं कि जो बैरिगेटिंग जो आप डेली दिन में आप ऐसे ये करा आपने, ये इट जस्ट अ पॉपअप, इसके अंदर एक गैस होती है, वो आपने फोड़ दिया, आपको अच्छा लगा, तो उससे को आप रिलीफ नहीं मिलता। ठीक है, हम वो चीज़ कर रहे हैं जो साइंटिफिकली है कि वो आपने उस बैरिगेटिंग को तोड़ा, आपने उस बैरिगेट को आपने उसकी रेंज बढ़ाने के लिए आपने देखा इस जॉइंट पे प्रेशर पड़ रहा है, तो आप उस रेंज को बढ़ाते हैं। तो जब आप उस रेंज को बढ़ाएंगे तो देन यू फील बेटर। अब जैसे ही आप उस रेंज को बढ़ाते हैं और उस जगह को ब्रेक करते हैं, यानी कि एडजस्टमेंट करते हैं, क्रैक करते हैं, सो योर ब्रेन रिलीजिंग एंडोफॉर्मिन, द इज द हैप्पी हार्मोन। ओके, सो इफ द हैप्पी हार्मोन रिलीज, योर ब्रेन सिग्नल गोज डाउन or you feel relaxed and your muscles are calm. That's the cure thing. ओके, सो ये सब मिथ है, ये सर एक myth मिथ है। यस, ये मिथ है। अच्छा, मैंने एक चीज और पूछी है और देखिए महसूस भी करी है, कई लोगों की ना हम्प आ जाता है पीछे, वो क्यों आता है? स्ट्रेस, द मेजर रीजन ऑफ स्ट्रेस। जब आप स्ट्रेस में होते हो आपका कॉर्टिसोल बहुत हाई होता है, तो जो हार्मोन रिलीज होता है ना, उसके वजह से आपका ये पूरा नेक एरिया पूरा जैम हो जाता है। उस जैम होने के वजह से वो हम्प क्रिएट होने लगता है। आप उसके वजह से क्या होता है कि आप ऐसे कंटिन्यूअस बैठे रहते हैं और आपका नेक जैम है, उस पे ना एक बर्डन बढ़ जाता है। जैसे अभी आप 5 किलो ले रहे हो, लेकिन जैसे ही हम बढ़ने लगेगा ना, तो आपके बर्डन आपके नेक के ऊपर जो अननेसेसरी का प्रेशर होगा वो 10 से 20 केजी का होगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर 20 केजी का प्रेशर आप डेली लेके बैठे हुए हो तो आपकी स्पाइन कहीं ना कहीं कर्व बनाएगी, हम क्रिएट करेगी। सो इज़ अ मेजर रीज़न ऑफ हम। लाइक अगर आप वुमेन्स को देखोगे, लॉट ऑफ स्ट्रेस, चाहे वो काम करने वाली घर की औरतें हैं या बिजनेस करने वाली औरतें हैं, कोई भी वुमेन है सब स्ट्रेस में है। चाहे वो उनकी फैमिली में चल रहा हो ड्रामा, या मतलब आप कमें स्ट्रेस में नहीं, आप क्या कह रहे हैं कि मैं ये मेंस भी स्ट्रेस में है। पर हम आप ज़्यादातर आपको अगर आप पॉपुलेशन में देखेंगे तो वुमेन्स में ज़्यादा होता है। हम मेंस में कम मिलेगा आपको। ओके, ये सिचुएशन है। और कई बार मैंने देखा है कि जो कुछ लेग्स हैवी हैवी दिखती हैं, भारी भारी हो जाती हैं, कि भाई उठने की कोशिश करो तो ऐसा लगता है यार मेरी टांग बड़ी भारी हो रखी है, उसका क्या मतलब, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? देखो, जब आपकी नेक आपकी लेग्स में भारीपन या कुछ भी आपको ऐसा फील होता है, जलन सी होती है, रात में एक बेचैनी होती है, रेस्टलेसनेस, उसे बोलते हैं रेस्टलेस सिंड्रोम, RLS, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। ठीक है, उसमें क्या होता है कि जब आप या तो आप स्ट्रेस में हो या एंजाइटी हो रखी है या आपको कोई प्रॉब्लम है इंटरनल, लाइक आपकी स्पाइन में नर्व का फ्लो प्रॉपर नहीं जा रहा, तो उसमें क्या होता है कि जब ब्रेन के अंदर ना न्यूरोलॉजिकल इम्बैलेंसिंग हो जाती है। न्यूरोलॉजिकल इम्बैलेंसिंग वो बोलते हैं कि जैसे आपका जो नर्व का जो फ्लो है ना नीचे तक जाने का, वो बैलेंस नहीं कर रहा प्रॉपर, उसकी इन्फॉर्मेशन आपके ब्लड तक नहीं जा रही है। देखो, किसी भी चीज़ को आपकी बॉडी में पहुंचने के लिए नर्व का इन्फॉर्म होना ज़रूरी है। मतलब अगर आपके ब्लड को पता होगा, आपका जो नर्व है आपकी ब्लड को इन्फॉर्म करेगा, भाई तेरे को यहाँ जाना है, तभी तो तू जाएगा वहाँ पे और उसको ठीक करेगा। तो अब वो इम्बैलेंसिंग की वजह से वो टाइम पे उस ब्लड को इन्फॉर्म नहीं कर रहा, तो वो नीचे नहीं जा रहा, वो फ्लो नहीं बना रहा, तो दैट्स व्हाई यू फील रेस्टलेस, और वो बेचैनी, वो बर्निंग सेंसेशन सोल में आना, और वो, तो लोगों को लगता है कि ये कुछ, मेरे को लगता है कोई नॉट्स बन गई। इट्स नॉट अ नॉट्स। ठीक है, ये कोई नॉट्स नहीं है। देखो, नॉट्स जब बनते हैं जब आप उस मसल का यूज़ करते हैं, उस मसल का यूज़ करने से वो नॉट्स बनते हैं। जब आप उसका कोई यूज़ ही नहीं कर रहे, आप तो बैठे हुए चुपचाप, और तो भी आपको बेचैनी हो रही है, तो भाई इट्स अ न्यूरोलॉजिकल थिंग, इट्स नॉट अ मसल नॉट्स। एक सवाल मेरा अपने दोस्त के लिए भी है, अच्छा। ठीक है, जो हमें शूट कर रहा है, हाँ, हाँ। ठीक है, ये भी बहुत बैठ के गेमिंग खेलता है और एडिटिंग वगैरह करता है, और ऑफ कोर्स इससे काफ़ी लोग रिलेट भी कर पा रहे बिल्कुल, होंगे। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। तो इसके लिए क्या एडवाइस है, इसको क्या करना चाहिए ऐसे जो इसके? नहीं, काम तो इनका बहुत ही बढ़िया है। देखो, इसमें कब तरोड़ोगे मरोड़ोगे आप? नहीं, इनको हम जल्दी ही मरोड़ेंगे तरोड़ेंगे, क्योंकि ये हमें हिट कर रहे हैं ना, तो हम इनको इनको जल्दी तरोड़े मरोड़ेंगे, ये हमारे काम के बंदे हैं।
और हम इन्हें अगर फिट नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? तो इनको हम जल्दी ही फिट करेंगे। वसीम सर, आपने इतने सारे डीप डाइव कर रहा हूँ मैं, एंड आई एम श्योर दर्शकों को सब रिलेट कर पा रहे होंगे मुझसे कि मैं सबके एक लेमन लैंग्वेज के सवाल पूछ रहा हूँ, एंड दीज क्वेश्चंस आर आई एम आस्किंग बिकॉज दीज आई हैव फेल्ट सो फार इन माय ग्रोइंग जर्नी। सो अब अगला सवाल ये है कि मैं बॉडी बिल्डिंग करी है, आपको मैंने बताया था कि सर मैंने काफ़ी 5 साल बॉडी बिल्डिंग करी है, कुछ 2-3 महीने से मैं कर नहीं पा रहा हूँ। लेकिन इससे पहले मेरे दिमाग में ये थिंकिंग रहती थी, और ऑफ कोर्स हर बॉडी बिल्डिंग जो करता है इंटरमीडिएट, प्रो या बिगिनर, कि यार मैं तो बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूँ, मैं सुपर फिट हूँ, बट मेरे क्यों दर्द होता है कभी कंधे में, कभी भाई एल्बो में, कभी भाई मेरे एंकल में, कभी घुटनों में, कभी बैक में। ये क्यों इश्यूज आ देते हैं फिट बंदे को भी? बिकॉज़ ये होता है ओवर ट्रेनिंग की वजह से। जब आप मसल्स को ओवर ट्रेन करते हो तो आपके मसल्स के अंदर छोटे-छोटे माइक्रो टीयर्स बन जाते हैं। वो माइक्रो टीयर्स कब बड़े हो जाते हैं आपको पता नहीं चलता। और वो जब माइक्रो टीयर्स बड़े हो जाते हैं तो वही आपके जॉइंट्स पे प्रेशर क्रिएट करते हैं। उन मसल्स में लैक ऑफ ब्लड का सप्लाई बंद हो जाता है, क्योंकि जहाँ पे टीयर होगा वहाँ ब्लड नहीं होगा, वहाँ ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी। तो ऑब्वियस सी बात है वो मसल वर्क नहीं कर रही है। तो वो मसल अगर वर्क नहीं कर रही है तो वो क्या करेगी? जॉइंट पे प्रेशर डालेगी। तो अननेसेसरी के पेन, इसीलिए फिर रॉन्ग फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, आप गलत एक्सरसाइजेस कर रहे हो, आप अपने पोस्चर पे काम नहीं कर रहे हो, आप अपना अलाइनमेंट चेक नहीं कर रहे हो, आप बस लगे पड़े हो। भाई मेरे को बॉडी बनानी है, मेरे को कुछ से मतलब नहीं है, मेरी बॉडी क्या कह रही है, मैं एग्जॉस्ट कर रहा हूँ अपने आप को, थका रहा हूँ और थका के तोड़ दूंगा और मेरी बॉडी बन गई, पर मेरे को दर्दों से कोई मतलब नहीं है। तो मतलब इसकी रेक्टिफिकेशन हमें हाँ, ध्यान देना है। बिल्कुल ध्यान देना पड़ेगा। ओवर ट्रेनिंग, भाई सुन लो, ओवर ट्रेनिंग मतलब तरोड़ मरोड़ की जरूरत पड़ जाएगी। बिल्कुल, अगर आप ओवर ट्रेनिंग कर रहे हो तो भाई कैरोप्रैक्टर से मिलना ज़रूरी है। अगर कैरोप्रैक्टर से मिलोगे तो लाइफ सेट रहेगी। बी हैप्पी, बी फिट। ओके, तो सर अब ये सारे मैं दर्शकों के लिए हैं, मतलब लेमैन, क्योंकि मुझे महसूस होते हैं ये, भाई बुजुर्गों के घुटनों में दर्द होता है, और कई लोगों के अंकल में दर्द होता है, और ये जवान लोगों के भी होता है, बुजुर्गों के भी होता है। और क्या इसका रीजन है, क्या बेसिक रीजन क्या है? देखो, रीज़न है, अगर जो ओल्ड एज लोग हैं वो तो एक टाइम से उन्होंने अपनी नीज़ को ओवर यूज़ किया हुआ है, मतलब ज़्यादा चल रहे हैं या ज़्यादा बैठ रहे हैं तो अर्थराइटिस के चेंजेस आ जाते हैं, उनके कार्टिलेजेस ख़राब हो जाते हैं। पर हम कैरोप्रैक्टर उसे भी ठीक कर सकता है। कैरोप्रैक्टर उसको कैसे ठीक करता है? कैरोप्रैक्टर बेसिकली आपकी अगर नीज़ में कोई पेन आ रहा है तो इसका कोई रीज़न हो जाता है कि वो किसी रूट कॉज़ के साथ जुड़ा होता है। सपोज़ आपके हिप की अलाइनमेंट ख़राब है, तो अब आप एक साइड को अच्छा चल रहे हो, एक साइड को बैलेंस नहीं बना रहे, एक साइड को इम्बैलेंसिंग है। तो अगर आपकी बैलेंसिंग प्रॉपर होगी ग्राउंड पे चलने पे, तो दोनों तरफ बराबर का प्रेशर होगा नीज़ पे। अगर एक टाइप ज़्यादा प्रेशर है और एक टाइम कम प्रेशर है, तो आपके घुटने ऑब्वियस सी बात है घिसेंगे। अच्छा। तो जब वो घिसते हैं तो वही ऑर्थोआर्थराइटिस, अर्थराइटिस और कार्टिलेजेस और नी पेन और ये, सो हम इस चीज़ को बैलेंस कर देते हैं। अगर आपके हिप को अगर हमने बैलेंस कर दिया तो आपके नी पे से प्रेशर बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। तो जब वो प्रेशर ज़ीरो हो जाएगा तो फिर आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपका पेन खत्म। इसके बेसिस पे आप क्या एडवाइस दोगे जिनके पेन दर्द होता है घुटनों में? और देखो, मैं हम यही एडवाइस करेंगे कि आप अपना प्रॉपर बैलेंसिंग एक बार चेक कराएँ, अलाइनमेंट अपनी चेक कराएँ। देखो, गाड़ी भी डिसबैलेंस होती है, गाड़ी की भी टायरों की अलाइनमेंट होती है, अगर अलाइनमेंट उसकी भी ठीक नहीं है ना, तो वो गाड़ी कहीं न कहीं जब आगे जाके इंजन ओवरलोड होने के बाद गाड़ी भी फ्लॉप हो जाती है। तो आप तो ह्यूमन बॉडी हो, तो अपनी भी अलाइनमेंट अगर ठीक कराएँगे, तो सब बेटर रहेगा। तो आपको अपनी अलाइनमेंट चेक करानी है अगर आपको अपने घुटने को ये ठीक करना है। सो ये मिथ मत रखिए कि कैरोप्रैक्टर कोई क्रैक करके मेरी हड्डी तोड़ देगा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया कि कैरोप्रैक्टर्स हड्डी नहीं तोड़ते। कैरोप्रैक्टर्स एनाटॉमिकली और फिजियोलॉजिकल बैरियर्स को समझते हैं और उसके हिसाब से आपकी अलाइनमेंट करते हैं, उससे आप बिल्कुल ठीक हो जाएँगे। सो दैट्स इट। ओके, थैंक यू सर, और भी इंफॉर्मेशन के लिए। सवाल खत्म नहीं हुए, और भी सवाल है। हाँ, हाँ, बिल्कुल। फिजियोथेरेपिस्ट, कायरोप्रैक्टर में फर्क क्या है? देखो, कैरोप्रैक्टर बेसिकली स्पाइन पे फोकस करता है और अलाइनमेंट पे फोकस करता है और नर्व फ्लो को बेटर करता है। और फिजियोथेरेपिस्ट सिर्फ एक्सरसाइजेस, स्ट्रेचिंग, मोबिलिटी और मोडालिटीज लगा के पेशेंट्स को ठीक करते हैं। इट्स ओनली वर्क ऑन रिहैब, बट वी आर नॉट वर्किंग ऑन रिहैब, वी हैव वर्किंग ऑन क्योर थिंग। क्योर, सो यू आर बेसिकली क्यूरिंग, या एंड द अदर पार्ट इज रिहैब। रिहैब, तो फिजियोथेरेपिस्ट हेल्प टू रिहैब। रिहैब। अब इसका तीसरा पार्ट होता है ऑयल मसाजेस एंड थेरेपीज। देखो, जो भी मसाजेस और ये सारी चीज़ें होती हैं ना,
अब कई बार क्या होता है कि मैं वैसे ही आपको जनरली एक बात बताता हूँ कि कई बार मेरे पास पेशेंट ऐसे आते हैं कि सर हमने मसाज कर ली और सुबह जैम मिल गए। तो आप पेन को रिलेट नहीं कर पाते कि ये क्या, किस वजह से ये पेन आया मेरे को। कई बार मेरे नेक में दर्द हुई, मैंने कहा चलो यार मसाज करा लूँगा, लग रहा है मैं थक गया हूँ ऐसे। पर हो सकता है वो नर्व रिलेटेड पेन हो। आप पेन को आइडेंटिफ़ाई नहीं कर पा रहे कि ये कौन-सा पेन है। जब तक आप उस चीज़ को आइडेंटिफ़ाई नहीं कर पाओगे, आप उस मसाज को ले लेते हो। और आज के जो जो थेरेपिस्ट होते हैं, मसाज थेरेपिस्ट या कोई भी है, जब तक वो प्रॉपर साइंटिफिक नॉलेज ना रखते हों और उनको समझ ना हो बॉडी की एनाटॉमी की, मेरे को नहीं लगता कि आपको उनसे मसाज लेनी चाहिए इस इन तरह की कंडीशंस में। सो अगर वो ऑयल मसाज करा, मसाज का बेसिकली काम है आपकी मसल्स को रिलैक्स करना। वो ऑयल लगाएगा या जो भी करेगा, वो प्रॉपर वहाँ पे ऑक्सीजन डिलीवर्ड करता है, ऑक्सीजन बनाता है, तो वो मसल रिलैक्स हो जाती है। पर मसल रिलैक्स होना उस पेन को रिलीफ़ करने का काम नहीं है, ठीक है? मसल टायर्ड है, मसल थकी हुई है, तो मसाज लीजिए। पर अगर पेन में किसी परेशानी में हैं आप, तो मसाज मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। पहले एक डॉक्टर को दिखाइए कि मुझे ये पेन क्यों हो रहा है, उसके बाद वो डॉक्टर रिकमेंड करता है कि मेरे को मसाज लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। ओके, अब एक सवाल मेरा ये है कि मैं काफ़ी इंस्टाग्राम पे और काफ़ी बॉडी बिल्डर्स को फॉलो करता हूँ। मेरा फ्रेंड भी एक मिस्टर ओलंपिया रह चुका है, ऋतिक। भाई कांग्रेचुलेशंस। तो सिल्वर मेडल जीत के आया एमेच्योर ओलंपिया में मेंस फिजिक में। तो तेरे लिए कांग्रेचुलेशन है। और दूसरा तेरे लिए भी क्वेश्चन है कि कपिंग थेरेपी होती है एक, और एक नीडल थेरेपी होती है। इसका क्या मतलब, व्हाट इज़ द बेनिफिट एंड व्हाट इज़ दिस ऑल अबाउट? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यार। तो मैं आपको बताता हूँ कि कपिंग थेरेपी क्या होती है। देखो, कपिंग थेरेपी में क्या होता है कि जहाँ पे भी आपकी मसल में आपको लगता है स्पाज़म है या थकी हुई है मसल, या मसल्स को आपको रिलैक्स करना है, सो वहाँ पे जैसे ही हम कप्स लगाते हैं, कप लगाने से हम उस मसल को स्क्यूज़ करते हैं, जहाँ पे भी आपको पेन एरिया है। तो वो जब स्क्यूज़ करते हैं ना, तो वहाँ पे क्या होता है, ब्लड एक्युमुलेट हो जाता है। ब्लड के एक्युमुलेट के होने की वजह से वहाँ पे वार्मनेस हो जाती है। वार्मनेस होने से वो ब्लड एकदम जैसे ही गर्म होता है ना, वो उसका फ्लो बढ़िया हो जाता है। सो एकदम से वहाँ पे ऑक्सीजन आ जाता है। सो जैसे ही ऑक्सीजन आता है, वो आप मसल रिलैक्स हो जाती है आपकी। सो यू फील बेटर, ठीक है? इट्स अ कपिंग थिंग, इट्स अ कपिंग थेरेपी। अब आप चेक करता है डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट या थेरेपिस्ट कि मेरी मसल के अंदर नॉट्स बने हुए हैं। उसने दिखाया पेशेंट ने या कोई भी क्लाइंट गया, तो मेरे को मसल के अंदर नॉट्स हैं। लाइक वो चेक करेगा, यार मेरे को यहाँ पे पेन आ रही है, मेरे को यहाँ पेन आ रही है। सो नीडल्स वहाँ पे उस नॉट्स एरिया में लगा के, उस ट्रिगर पॉइंट पे लगा के उस नॉट्स को रिलीज़ करते हैं। तो जैसे ही वहाँ ट्रिगर पॉइंट पे लगते हैं, वो ब्रेन को एक इन्फॉर्मेशन भेजता है कि थ्रू ऑफ एसिटिकोलिन, एक केमिकल होता है, वो जैसे ही ब्रेन को इन्फॉर्म करता है, वो ब्रेन वहाँ पे एकदम से वो ऑक्सीजन लेके आता है और उस पॉइंट को हील कर देता है। सो इट्स अ नीडल थेरेपी। तो मतलब वो टॉक्सिन्स को बाहर निकाल रहा है एक तरीके से। टॉक्सिन को नहीं, नॉट्स को क्लियर कर नॉट्स को क्लियर कर। नॉट्स को क्लियर कर रहा है। टॉक्सिन इज डिफरेंट। अच्छा। अगर आपके नॉट्स हैं या कुछ भी है, अगर आप नीडल थेरेपी कराएंगे, इट्स गुड फॉर यू। और अगर मसल में स्पाज्म है, मसल थकी हुई लग रही है, यू वांट टू रिलैक्स योरसेल्फ, डू कपिंग, गो फॉर कपिंग। तो एक सवाल सर थोड़ा-सा फ़नी है। सवाल ये है कि बचपन में हम चोट लगती थी भाई, क्रिकेट खेल के आए, लग गए या गिर गए, मोच आ गई, तो कभी मम्मी बोल रही है जी मौलाना के पास चले जाओ मस्जिद में, और पापा बोल रहे हैं जी पहलवान के पास चले जाओ, हनुमान जी के मंदिर के बाहर बैठे हुए हैं। तो ये समझ नहीं आता था कि पहलवान जी के पास जाएँ ये मौलाना। या मौलाना के पास जाएँ। तो जब देख रहे हैं लाइन लगी, जब जाते होते थे बचपन में, तो भाई मौलाना जी के पास भी लाइन लगी हुई है भर-भर के, और फिर सोचते कि मौलाना जी से कराएँ, तो अगर चलो यहाँ तो लाइन लगी है, वहाँ चले जाते हैं हनुमान जी के मंदिर के पास, तो वहाँ भी भर-भर के लाइन लगी हुई है। बिल्कुल। तो मुझे आज तक इसका लॉजिक समझ नहीं आया कि वहाँ क्या ट्रीटमेंट चल रहा है और ये क्या चीज़ है जो अभी तक बचपन से अभी तक चल रही है? जी, जी। बढ़िया सवाल है काफ़ी, और जानना चाहिए हमारे दर्शकों को भी कि ये होता क्या है। तो देखो, अब मौलाना साहब के पास जा रहे हो, देखो वो सब जो है ना, उन्होंने नॉलेज सीखी है, मतलब हकीमी नॉलेज है वो। हकीमी तरीके से उनके पास आयुर्वेदिक दवाइयाँ या यूनानी दवाइयाँ, इस तरह के उन्होंने जड़ी बूटियों से दवाइयाँ तैयार की हैं। तो वो एनालाइज़ करते बस ऐसे पकड़ के कि ये चीज़ है, पर उनको साइंटिफिक नॉलेज नहीं है, पर उनकी हकीमी नॉलेज है। तो उन हकीमी नॉलेज की वजह से वो क्या करते हैं कि उस जगह को देखते हैं कि कितना स्पाज़म है, क्या है, और इस पे कितनी स्वेलिंग आ रखी है, उसके हिसाब से वो जड़ी बूटी तैयार करके वो उस पे लगा देते हैं। ठीक है? उससे वो जो ब्लड वहाँ पे जमा हुआ है, वो फट जाता है।
और फिर वो पूरा फ्लो बन जाता है, तो ऑक्सीजन वहाँ आ जाता है, ऑक्सीजन आ जाता है तो इन्फ्लेमेशन कम हो जाती है, फिर दर्द में आराम आ जाता है। इसलिए तो अब अगर पहलवान जी के पास जाएंगे हम, तो पहलवान जी क्या करेंगे, पहले देखेंगे इसकी रेंज चेक करेंगे, क्या हड्डी है, कैसे घूम रही है, कितनी घूम रही है। अब जैसे वो हड्डी घूम रही है, तो पहलवान जी देखेंगे, अरे यार इतनी घूम रही है, इसको तो करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो वो उनको इससे मतलब नहीं है कि एनाटॉमिकली इसको क्या हो सकता है, इसका इसका रिजल्ट क्या हो सकता है, पर उन पे उनको अपनी जो उन्होंने तालीम ली है, जो उन्होंने समझा है इतने सालों में अपने गुरुजी से या जिससे भी, उन्हें पता है कि अगर ये इतनी नहीं घूम रही तो ये और तो घूमेगी। तो और इसको अगर वो चाहिए या कुछ भी हुआ है, तो भाई अगर ये नहीं घूम रही तो इसे घुमाना मेरा काम है, तो वो घुमा देंगे बस। और घुमा दिया तो अगर आराम आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर हम बैठे ही हैं। है जी, बड़ी होती है। तो बस, और उसके बाद आपको पता है हल्दी, हल्दी हमारी एंटीऑक्सीडेंट है, और टर्मरिक हल्दी हमारी एक प्राचीन है, जिसमें अच्छा ऑक्सीडेंट मिलता है और एंटीऑक्सीडेंट, उसे लगाने से आपके ब्लड को गर्माहट मिलेगी, वो फूटेगा और फटेगा, उसके एंटीऑक्सीडेंट से थोड़ा रिलीफ मिलेगा आपको, दैट्स इट। बट दे आर नॉट अ साइंटिफिक थिंग्स। तो ये सब एक हकीमी नॉलेज है हाँ, और एक एक जो सीखे हुए पहलवान हैं। पहलवान की ये। हाँ, सो अगर आप ऐसा कोई ट्रीटमेंट ले रहे हो, ऐसा मेरी कोई एडवाइस नहीं है कि आप ऐसा, अगर आप कुछ ऐसा दे रहे हो तो ये तुम्हारे लिए एक आई ओपनर है, जो मैं बचपन से अभी तक चल रहा था। ठीक है। अच्छा सर, ये बताइए कि आपके पास बहुत सारे तरीके के पेशेंट आते होंगे, बहुत आपने पेशेंट ट्रीट करे हैं, कोई ऐसी कोई मेमोरी किसी एक ऐसे पेशेंट की कोई याद हो, या आपने ट्रीट किया होगी उसको वाव फैक्टर मिल गया हो? बिल्कुल। मेरे पास अभी हाल ही फिलहाल में 6 एक महीने पुरानी बात है, एक पेशेंट है मेरे, रवनीश नाम है उनका, और काफ़ी पहुंची हुई चीज़ है वो। तो उनको वो एम्स वगैरह में गए थे, तो उनको ना डॉक्टर ने बोला था जी आप सीधे नहीं चल पाओगे। उनके ना हिप में दिक्कत थी, हिप की रिप्लेसमेंट बोली उनको। ओके। तो हिप रिप्लेसमेंट बोली एम्स के इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स, और ये कि जी ऑपरेशन ही एक रास्ता है। अब उनकी एज है 56। अब मैं, उनका पैशन है कि पहाड़ चढ़ना, साइकिलिंग करना, ये करना, पैशन बड़ा ब्रेक हो रहा, बड़े इमोशनल हो गए। मैंने कहा जी सर एक काम करिए, आप मुझे बस 2 महीना दीजिए, 2 महीना मेरे लिए बहुत है। मैं आपसे वादा तो नहीं करता, लेकिन अपनी पूरी कोशिश करूँगा, जो मेरी नॉलेज है, जो मैंने काफ़ी सालों में हासिल करी है, उससे मैं आपको चलवा तो दूँगा। और मैंने उन पे वर्क किया, मैंने उनको ठीक करा, मैंने उनको पूरा अच्छे से किया। सो वो काफ़ी बेटर हो गए, और उन्होंने मुझे एक फ़ोटो भेजी रिसेंटली, वो फ़ोटो उन्होंने भेजी, साउथ अफ्रीका में एक पहाड़ है किलिमंजारो, ओ, वो किलिमंजारो की ट्रैकिंग करी उन्होंने, उन्होंने बोला कि डॉक्टर वसीम यू आर द ग्रेट, दैट्स इट। मैं सुन के मजा आ गया। तो मतलब मैं सही जने के पास जा रहा हूँ। तो सर सवाल तो मैं कर ही रहा हूँ, लेकिन अब जो सवाल है वो मतलब एम्प्लॉय सेंट्रिक है। बहुत सारे जो रोजमर्रा की जिंदगी में काम करते हैं, जो लॉन्ग ड्राइव करते हैं, जो स्टैंडिंग जॉब करते हैं, जो कोई स्पोर्ट खेलते हैं, जो डेस्क जॉब करते हैं, और जो कुछ ऐसी जगह पे ट्रैवल करते हैं जहाँ का रास्ता खराब है, बसों में जा रहे हैं, मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हैं, उनके लिए क्या एडवाइस है? क्योंकि आई एम श्योर उनके भी कुछ ना कुछ पेन होता होगा। बिल्कुल होता है। ठीक है, मैं भी उनमें से एक वर्किंग पर्सोनल हूँ, और मेरे को भी पता है कि भाई मेरे को बैक इश्यूज है, तभी मैं आपके पास गया था। उन सारे लोगों के लिए क्या एडवाइस है, और उनको क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए कि भाई उनकी लाइफ लॉन्जेटिविटी बढ़ जाए, और उनका एक लाइफ स्पैन बेटर हो, या जैसे एज यू सेड हैप्पी लाइफ, तो वो उनके लिए क्या एडवाइस है? देखो, एडवाइस ये है उनके लिए कि जब, या तो आपने जैसे बोला लॉन्ग स्टैंडिंग कर रहे हैं, या लॉन्ग ड्राइव कर रहे हैं, या जिनका डेस्क जॉब है, और जो सिटिंग का जिनका ज़्यादा काम है, सो बेसिकली करना क्या है, अगर उनको पेन या कोई भी चीज़ रहती है, सबसे पहले अपनी फिटनेस पे ध्यान दें। अगर मसल में स्ट्रेंथ नहीं होगी प्रॉपर, या मसल की एक्टिविटी नहीं होगी, या मसल में स्ट्रेचिंग नहीं होगी, या मोबिलिटी नहीं होगी, तो ऑब्वियस सी बात है आपके जॉइंट्स खराब होंगे। जॉइंट्स खराब होंगे, पेन जनरेट होगी, क्योंकि मसल का लोड जितना वो ले सकता है वो उतना ही लेगा, वो एक्स्ट्रा लोड नहीं ले सकता, तो वो सारा जॉइंट्स पे चला जाता है प्रेशर। देन फिर जॉइंट्स में चेंजेस आने लगते हैं, फिर जॉइंट्स में प्रेशर बढ़ता है, फिर जॉइंट्स के अंदर जो नर्व जा रही हैं, जो प्रॉब्लम फ्लो जा रहा है वो वीक हो जाता है। वीक होने की वजह से ये सारे इश्यूज बनते हैं।
अब डेस्क वालों को पेन, क्योंकि वो ज़्यादा लंबा बैठते हैं। अगर वो एक उनके लिए वो एक अच्छी स्ट्रेंथनिंग करेंगे, अच्छी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे, प्रॉपर एक्सरसाइज करेंगे। पर कितने देना है टाइम? सिर्फ आधा घंटा ही तो देना है अपनी बिजी लाइफ में से। अगर 30 मिनट या आधा घंटा निकाल लिया अपने शरीर के लिए तो क्या बुरा है? तो आपने 30 मिनट अपने लिए निकाल लिए और आपने एक एक्सरसाइज कर ली तो क्या ही बुरा है? नहीं तो फिर, और बाकी दूसरी चीज़, आपने ये किया और महीने में एक आध बार, देखिए अवेयरनेस नहीं है इंडिया के अंदर कैरोप्रैक्टिस के लिए। सो अगर आपने महीने में एक आध बार अपनी अलाइनमेंट प्रॉपर करा ली, चेक कराया, डॉक्टर से मिले, कैरोप्रैक्टर से मिले और आपने अलाइनमेंट ठीक कराई। सो अलाइनमेंट ठीक कराने के बाद आपकी बॉडी पूरी अलाइन हो जाएगी और आपकी स्पाइन से प्रेशर कम हो जाएगा। बाकी आप डेली अपनी लाइफ यूज़ करते रहिए, एक्सरसाइजेस करिए, स्ट्रेंथनिंग करिए, मस देखिए 3 चीज़ें ध्यान रखिए, स्ट्रेंथनिंग, मोबिलिटी एंड स्ट्रेचिंग। ये आप डेली करिए, चाहे वो योगा से करें, चाहे आप एक्सरसाइज से करें, चाहे वो घर में बैठे-बैठे कोई भी एक्टिविटी करते हुए। तो उससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व रहेगी। अगर आप बैठे हुए हैं, चुपचाप बैठे हुए हैं, तो ज़िंदगी फिर बैठ ही जाएगी बस। ये तो बढ़िया बोला। तो आप ये बताइए कि आप अपने लिए क्या डेली शुरुआत करते हैं दिन की, जिससे आपकी स्पाइन फिट रहती है? देखो, मैं डेली सुबह उठता हूँ, अपनी बढ़िया ब्लैक कॉफ़ी ली, अपना रिलैक्स हुआ और फिर स्ट्रेचिंग करता हूँ अपनी बैक की प्रॉपर, और अच्छी एक्सरसाइज करता हूँ अपने बैक के लिए, अपनी स्ट्रेंथनिंग के लिए। क्योंकि देखो एक्सरसाइज से बोन डेंसिटी बढ़ती है, जितनी बोन डेंसिटी बढ़ेगी आपकी बोन उतनी स्ट्रांग होगी। तो जितनी वो स्ट्रांग होगी आपको यू फील बेटर, ठीक है, उससे आपको बीमारियाँ और अदर थिंग्स नहीं होंगी। सो मैं इन सब छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान रखता हूँ कि मेरी मोबिलिटी अच्छी रहे, मेरी स्ट्रेंथ अच्छी रहे, और मेरी जो वीक है मसल्स उस पे मैं वर्क करता हूँ, दैट्स इट। यही मेरा रूटीन है अपने स्पाइन को हेल्दी रखने के लिए। और स्पाइन का हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है आज की डेट में। अगर आप ये देख रहे हैं कि अगर हार्ट फेल हो लोगों को हो रहा है, तो ये मत सोचो कि बॉस के मैंने बड़ा स्ट्रेस लिया है और मैं ऑयली खा रहा हूँ या कोलेस्ट्रॉल है मेरे को। कुछ नहीं है। रीज़न इज़ द स्पाइन, ओनली द स्पाइन। क्योंकि स्पाइन से ही जो नर्व जाती है वो आपके हार्ट तक जाती है। अगर वो जो नर्व है, अगर वो कहीं न कहीं ब्लॉक हो रही है, यानी कि आपके ब्रेन और आपके हार्ट के बीच की जो इन्फॉर्मेशन है वो कहीं न कहीं छूट रही है, लैक हो रही है। आपका हार्ट उस हिसाब से काम नहीं कर रहा। देखो, चलाना तो ब्रेन नहीं है एंड ऑफ द डे, चाहे वो बॉडी का कोई भी ऑर्गन हो। सो हार्ट फेल इसीलिए होता है क्योंकि आपका ऑर्गन और आपके ब्रेन के बीच का तालमेल डिस्टर्ब है। सो अगर आप अपनी स्पाइन को अलाइन रखेंगे तो भाई ज़िंदगी में कभी भी हार्ट अटैक की भी दिक्कत नहीं आएगी। आई एम गिविंग अ गारंटी टू यू। सो यू मीन टू से कि जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, मेरे पेरेंट्स हैं, अगर वो डेली, हाँ, मेरे पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स, चेतन के पेरेंट्स या किसी के भी पेरेंट्स, किसी के भी पेरेंट। तो अगर ये डेली अगर वॉक करे, यस। उससे फर्क पड़ेगा? देखो, डेली वॉक करना इट्स अ कार्डियो थिंग, लेकिन अगर वो अपने स्पाइन को अलाइन करें, अगर आप जैसे आपने बताया मेरे पेरेंट्स, आपके जो पेरेंट्स हैं, अगर आपने कैरोपैटिक ट्रीटमेंट लिया, आपको कैरोपैटिक की समझ आ गई, सो आप अपने पेरेंट्स को यहाँ ला सकते हो, दिखा सकते हो कि सर एक बार इनको चेक करना कि इनकी कहीं स्पाइन में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। सो अगर मैं उन्हें चेक करूँगा तो वो आने वाले फ्यूचर में उनको कोई इंटरनल प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, जैसे हार्ट से रिलेटेड या बीपी हाई होना या कोई भी इंटरनल इशू। कैरोप्रैक्टर सिर्फ पेन के लिए नहीं बना कि आपके स्पाइन में कोई पेन है। कैरोप्रैक्टर तो बहुत चीज़ों के लिए है, क्योंकि हर चीज़ बॉडी में रिलेटेड है स्पाइन से। अगर आज आज आदमी मोटा हो रहा है तो क्या रीज़न है? यानी कि आपकी स्पाइन से जो नर्व आपके लीवर तक जा रही है, लीवर इज़ रिलीजिंग योर मेटाबॉलिक सिस्टम। अब इफ योर मेटाबॉलिज्म इज़ लो, वेट गेन हो रहा है, क्योंकि आपके बॉडी में एनर्जी कंजप्शन नहीं बन रहा। अगर आपकी स्पाइन हेल्दी है तो आप मोटे भी नहीं होगे यार। फिट है, इसका फिट है, हाँ। ओके, सो थैंक यू सो much for a wonderful, show, and you have given a lot of information about bones and injuries and chiropractor and therapies and everything. My last question is this: कितना ज़्यादा फर्क पड़ता है हमारी फूड हैबिट से हमारे शरीर को, अगर हम कुछ वर्कआउट करें चाहे ना करें, और हमारी डेली रूटीन हैबिट्स को कितना इफेक्ट करती है हमारी फूड हैबिट्स, ड्रिंकिंग हैबिट्स? ड्रिंकिंग हैबिट, देखो अगर आप कोई भी फूड खा रहे हो, बेसिकली जो आज की डेट में स्ट्रेस, जब जब आप स्ट्रेस होता है तो जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, क्योंकि आपको क्रेविंग होती है फैट की। ब्रेन्स नीड अ फैट, व्हेन यू इन स्ट्रेस यू नीड अ फैट। आपके ब्रेन को फैट चाहिए, यानी कि मोर ऑक्सीजन, मोर एनर्जी।
सो आप फैट वाली चीज़ें खाते हैं और आप कोई एक्टिविटी भी नहीं कर रहे उसको कंज़र्व करने के लिए। सो उससे क्या होता है, आपका लीवर, आपका ऑर्गन, जो भी अदर ऑर्गन्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, फिर आपका मेटाबॉलिज्म भी लो हो जाता है, आपका इंटेस्टाइन अपसेट हो जाता है, क्योंकि अब आप प्रेशर डाल रहे हो उस पे, लोड बढ़ा रहे हो, क्योंकि आप उसको यूज़ नहीं कर रहे अपने इंटेस्टाइन। तो जैसे आप लोड बढ़ाते हैं तो आपके जो ब्रेन के और इंटेस्टाइन के बीच में एक नर्व जा रही होती है, एंट्रिक नर्वस सिस्टम, वो ब्रेक हो जाती है। सो इसीलिए आज की डेट में यंगस्टर हो गए या कोई भी हो गया, सबको एसिडिटी की दिक्कत है। दिक्कत होती और एसिडिटी की दिक्कत जब बनती है, सो आपकी बॉडी खाने को पचाने के लिए एंजाइम्स मांगती है, ज़्यादा एंजाइम मांगती है। जैसे ही आप कोई खाना खाते हो, अगर वो नहीं पच रहा है तो बॉडी नीड अ एसिड, एंजाइम्स एसिड। सो वो एसिड फिर वो कहाँ मिलता है? कैल्शियम में। कैल्शियम कहाँ है? सबसे ज़्यादा बोन के अंदर। सो बोन में से वो निचोड़ता है। तो जैसे ही वो कैल्शियम वहाँ से जाता है, बोन आपका वीक होना शुरू हो शुरू। तो जिसको एसिडिटी की दिक्कत होगी, उसको स्पाइन की दिक्कत होगी। सो अगर आप अच्छी फूड हैबिट रखेंगे तो आप अपने स्पाइन को भी हेल्दी रख सकेंगे। ओके। यस। सो थैंक यू फॉर द वंडरफुल जर्नी यू हैव टेकन मी। एंड एक लास्ट रैपिड फायर खेलते हैं और अंडरस्टैंडिंग करते हैं कि आप आपके सवाल ही इतने मज़ेदार है, रैपिड फायर भी मज़ेदार ही होगा। ठीक है, इट विल बी वेरी क्विक। अरे ठीक है, नहीं सानी जी आपके लिए तो हाजिर है। अरे सर, थैंक यू। वन ट्रीटमेंट यू एंजॉय डूइंग द मोस्ट, ऐसा कौन सा ट्रीटमेंट जो आपको करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है? ऑप्शंस मैं ही दे देता हूँ। पहला, आपको कायरोप्रैक्टिंग, जिसके अंदर आप क्रैकिंग कर दो। दूसरा, आपकी कपिंग थेरेपी। तीसरा, आपकी नीडल थेरेपी। चौथा, आप ही के प्रोफेशन की ऑयलिंग थेरेपी। मज़ा आता है यार कैरोप्रैक्टर करने में, जब क्रैक करते ना जैसे वाओ, ओ वाओ, तो मेरा भी ब्रेन में एंडोर्फिन रिलीज होता है। अच्छा, ऐसा कौन सा ट्रीटमेंट है जिससे लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं? नेक क्रैकिंग मेरे को नहीं करानी जी, अरे मेरी गर्दन नहीं तोड़ देना। मैंने कहा मैम जी और सर जी, गर्दन नहीं टूटेगी, डोंट वरी, यार आई एम अ डॉक्टर एंड आई विल हेल्प यू। कभी ऐसा हुआ है किसी को आपने करी और वो बंदा उठ के चल रही हो, भाई मेरे को कराना नहीं है ट्रीटमेंट? नहीं नहीं हुआ है ऐसा। हुआ है? हाँ एक बार हुआ था, फिर मैंने उन्हें समझाया तो वो समझ गए मेरी बात को, और उन्होंने कहा नहीं नहीं सर अब तो मज़ा आ रहा है, एक और चटका दो। ठीक है। एडजस्टमेंट और नीडलिंग, व्हाट इज मोर सेटिस्फाइंग फॉर यू? एडजस्टमेंट। रीजन आपने बता दिया। रीज़न मैंने बता दिया, एडजस्टमेंट रिलीज योर हैप्पी हार्मोन्स एंड अगर हैप्पी हार्मोन रिलीज हो रहे तो फिर तो जब आपका ब्रेन रिलैक्स तो साला बॉडी रिलैक्स यार। फुल मैच सीधा। हाँ। अच्छा, एक और मेरा रैपिड फायर का सवाल पे सवाल चलते रहेंगे कि भाई ऐसा कौन सा मिथ है जो लोगों को नहीं रखना चाहिए कायरोप्रैक्टर को लेके? क्रैक्स, जो क्रैक्स होते हैं बेसिकली, क्रैक्स देखो मैंने अभी कुछ देर पहले ही बताया था कि जो क्रैक्स होते हैं वो बेसिकली जो कैरोप्रैक्टर्स करते हैं वो फिजियोलॉजिकल एनाटॉमिकली हिसाब से करते हैं, तो दे आर कंप्लीटली साइंटिफिक क्रैक्स। सो डोंट टेक एनी मिथ्स ऑन ऑन योर थिंक के मतलब क्रैक से कुछ होता है, क्रैक से कुछ नहीं होता। क्रैक से आप ठीक ही होते हो और अच्छे हार्मोन रिलीज होते हैं, सो कोई ब्रेक नहीं करता इसको, ये कंप्लीटली साइंटिफिक है। ओके। कॉफी और टी? कॉफ़ी। ठीक है। विस्की और जूस? जूस। आई वांट टू बी फिट। ओके। सीजर सैलेड या फिर बटर चिकन विद प्योर बटर? बटर चिकन। कपूर धनिया रो। नहीं कभी कभी हमें भी चीट डे बनाना चाहिए। एक ऐसी चीज जो आप खुद के रूटीन में इम्प्लीमेंट करते हो डेली? एक्सरसाइज। ओके, सो एक्सरसाइज इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। मोस्ट इम्पोर्टेंट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोई ऐसी एडवाइस जो आपको दर्शकों के लिए या किसी भी कोई ऐसे बंदे के लिए, कोई भी, उसके लिए क्या एडवाइस है? बी हैप्पी बी फिट। दैट्स द लास्ट एडवाइस। थैंक यू सो मच एंड इट वाज अ ब्रिलियंट पॉडकास्ट। मेरे लाइफ का अभी तक का नॉन स्टॉप अनस्टॉपेबल पॉडकास्ट था ये। एंड बहुत मज़ा आया वसीम सर आपके साथ। माय मैन, बहुत बढ़िया जर्नी थी। थैंक यू चेतन, थैंक यू दर्शकों, थैंक यू टू वन ऑफ माय गेस्ट ऑल्सो। एंड यही एक मोटिवेशन है कि मैं अलग अलग लोगों को लेके आता हूँ और बढ़िया बढ़िया कहानियाँ सुनाता हूँ, डीप नॉलेज के साथ आपको लेके जाता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग अनप्रोफेशनल। मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त करण सहानी। आस्ता ला विस्ता, बाय।